Everyone, welcome back to Kamyabi, and in today's video we'll understand three of the most important concepts of administrative law. That is, first of all, the origin of administrative law, what gave the birth to this administrative law, rule of law, and then administrative tribunals. We'll cover their meaning, constitutional provisions, landmark case laws, and I'll give you practical examples and their relevance in your competitive examinations. So stay with me till the end because this topic forms the very foundation of administrative justice in India. Moving ahead with that administrative law, we already know in you must have watched my previous video in which I explained you that what is administrative law. Administrative law is something which is controlling that how government authorities exercise their power. That means it is a law जो चेक अप्लाई कर रहा है कि गवर्नमेंट की अथॉरिटीज या जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं वो पावर कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि वेदर दे आर परफॉर्मिंग विद इन द लिमिट्स और दे आर परफॉर्मिंग बियॉन्ड द लिमिट्स. Rule of law means it ensures that everyone including the government is subject to law. No one is above the law. And administrative tribunals are the specialized bodies created to resolve disputes involving administration. तो अगर if I give you an example कि मान लो कि एक गवर्नमेंट है जो डिसाइड करती है कि एक शॉपकीपर का ट्रेड लाइसेंस कैंसिल करना है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये चेक करेगा कि वेदर द अथॉरिटी हैज़ द लीगल पावर टू कैंसिल इट और नॉट. ये कहाँ से पता चलेगा? पेरेंट एक्ट से, जिसने उसे इस्टेब्लिश किया है. रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ के थ्रू रूल ऑफ लॉ ये इंश्योर करेगा कि जो ऑफिसर जो जा रहा है उसके शॉपकीपर के लाइसेंस को कैंसिल करने, दैट ऑफिसर कैन नॉट एक्ट आर्बिट्ररली. उस ऑफिसर को लॉ ही समझ के लॉ में जो भी लिखा है उसी के बाउंड्री में ही चीज़ों को परफॉर्म करना है. एंड लास्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यहाँ पे क्या करेगा? एक स्पेशलाइज्ड फोरम है जहाँ पे अगर मान लो गवर्नमेंट ने शॉपकीपर के ट्रेड लाइसेंस को कैंसिल कर दिया, तो अब शॉपकीपर के पास राइट है दैट ही कैन चैलेंज द डिसीजन इन द ट्रिब्यूनल. सो इन दिस वे यू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड कैसे हैं एंड वाई वी आर स्टडिंग इट इन टू दिस सिंगल सिस्टम ऑफ अ सिंगल वीडियो, राइट? देखो, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका अनफेयर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो ही में अप्रोच सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इंस्टेड ऑफ अ सिविल कोर्ट. वो सिविल कोर्ट ना जाके सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएगा फॉर द थिंग्स कि उसके साथ गलत हुआ है. तो अब गलत क्या हो गया? उसका अनफेयर ट्रांसफ़र कर दिया गया है. तो यहाँ पे अब जो ट्रिब्यूनल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और रूल ऑफ लॉ दोनों को अप्लाई करके ये चेक करेगी कि जिसने भी ट्रांसफ़र किया, पहली चीज़ तो अथॉरिटी थी या नहीं थी, और दूसरी चीज़ अगर थी भी तो क्या अथॉरिटी का मिसयूज़ तो नहीं किया गया. सो दीज थिंग्स विल बी कंसिडर्ड. आई होप कि you are now understanding the base of our today's video. Moving ahead with setting the stage, which is called as introduction to administrative law. पहले भी वी हैव डिस्कस्ड बट जस्ट वील रिवाइज हियर कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या क्या गवर्न करता है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ विल गवर्न द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, द पब्लिक अथॉरिटीज एंड द रेगुलेटरी बॉडीज. तो ये जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हम इनको कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को यहाँ पे गवर्न करता है थ्रू गवर्निंग देयर ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स, ड्यूटीज एंड फंक्शंस. अच्छा, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है ये भी इंश्योर करता है कि वो अपनी लीगल पावर्स के विद इन, यानी विद इन द एम्बिट ऑफ देयर पावर, वो अपनी पावर्स के अंदर ही परफॉर्म करे, ना कि अपनी लिमिट के बाहर जाए. जब अपने पावर्स को परफॉर्म कर रहे हैं, दे शुड फॉलो all the procedures, all the fair procedures while performing the functions, right? Next is they should always remain accountable. Accountable मतलब a kind of responsibility है that you are answerable to the public, you are answerable to the government. तो आप हमेशा accountable रहोगे. जो भी things you are performing, you are always answerable to your actions. So I hope this basic things are already clear. हम पहले भी इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. Coming on to
the Indian context. Indian context में you know दैट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से ही निकल के आया है. इफ यू सी आर्टिकल 12 to 35, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, 32 and 26 of writ jurisdiction, and we have specific articles 323A and 323B which is specifically related to tribunals. These all form the bedrock of administrative law. तो हमारे जो laws हैं उसमें भी है कि वी आर हैविंग समथिंग रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कि हम अपनी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हमने अपने कुछ आर्टिकल सेफगार्ड कर रखे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल. अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे जो पार्लियामेंट है वो डिफरेंट एक्ट्स पास करती है, जैसे इंडस्ट्रियल रेगुलेशन के लिए, अर्बन प्लानिंग के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर राइट्स के लिए. ये डिफरेंट लॉज हैं जहाँ पे खुद से इन लॉज ने एक एजेंसी का बर्थ दिया है, एक एजेंसी को इस्टेब्लिश किया है और उन एजेंसीज को पावर्स भी दी है, फंक्शंस भी दिए हैं. और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये टाइम टू टाइम उनके फंक्शंस को चेक करता रहता है, उनकी आर्बिट्ररी पावर्स को चेक करता रहता है, जिससे कि सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की पावर एक्सेस में ना चली जाए. तो दीज थिंग्स आर केप्ट इन टू माइंड. तो ये तो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन जो हमें इंडिया का समझ में आया कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को. वहीं पे नेक्स्ट आता है स्कोप एंड रेलेवेंस. स्कोप एंड रेलेवेंस यू नो कि वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कवर करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन होता है, हमें नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना है यानी ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम एंड नेमो जुडेक्स इनकॉसस हुआ. जुडिशियल रिव्यू भी अप्लाई हो सकता है एंड वी आर हैविंग ओम्बर्ड्समैन इंस्टीट्यूशंस, लोकपाल एंड लोकायुक्त. लोकपाल यूनियन पे, लोकायुक्त फॉर एंटायर स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स पे होता है और इनका काम क्या है, टू कीप द चेक ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज. एंड इनके अलावा भी हमारे पास ट्रिब्यूनल सिस्टम है जो कि एज अ एडजुडिकेशन का काम करेंगे, कोर्ट की तरह. दे विल गिव द ऑर्डर्स बाय चेकिंग बोथ द साइड्स या पार्टीज इन्वॉल्व. तो ये चीज़ें होती है. और इंडिया जो स्टेट है क्योंकि उसका जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा है, जो एम्बिट है एरिया का गवर्नेंस में वो बहुत ज़्यादा है. अब बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ है जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गवर्नेंस. तो हमें बहुत बार सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है कि इन चीज़ों को चला पाए. तो हम बहुत बहुत बार एक एजेंसी को इस्टेब्लिश करते हैं जो स्पेशलाइज्ड होती है उसी एरिया में. तो स्पेशलाइज्ड तो है तो उसे पावर्स भी देनी पड़ेंगी, बट पावर्स देने का मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्यूट पावर दे दी, आप कुछ भी कर सकते हैं. उन पावर्स को हमेशा चेक भी लगाना होगा और सिटीजन राइट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करना होगा. और ये भी इंश्योर करना होगा कि जो वो एजेंसी कर रही है, दैट एक्शंस आर, द एजेंसी आर जो आंसरेबल है टू दोज एक्शंस which that agency is performing. So you can now understand कि कैसे बैलेंस बनाना पड़ता है between protecting the individual rights plus performing the powers and functions of those administrative agencies. एक एग्जांपल ले लो, मान लो कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने किसी फैक्ट्री को शट डाउन कर दिया. तो अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो क्या पूछेगा, क्या बोर्ड के पास अथॉरिटी थी, क्या नोटिस दिया गया था, क्या हियरिंग प्रोवाइड की गई थी, वॉज द डिसीजन रीजनेबल और नॉट. सो थ्रू दिस चेक करा जा रहा है कि जिस भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक्शन लिया है, दैट दैट एक्शन, फॉर दैट एक्शन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आंसरेबल है. और आंसर करके वो ये बता सकता है दैट अगर परफॉर्म किया भी है तो किस ग्राउंड में किया है. अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उसका एक्शन वैलिड होगा, बट अगर पावर्स का मिस यूज़ किया गया है, आर्बिट्रली पावर यूज़ की गई, मान लो नोटिस नहीं दिया गया था या हियरिंग नहीं हुई थी, तो प्रोसीजरल प्रॉब्लम हो गई. या फिर जो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर तरह से ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये नहीं प्रोवाइड किया गया, तो जो एक्शन है वो इनवैलिड या फिर वॉइड हो जाएगा. तो सिंपली सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का यही काम है, टू कीप अ चेक ऑन दोज अथॉरिटीज, व्हाट फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग एंड हाउ द फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग. Now, moving ahead with pillars of justice, that is rule of law. And before going to rule of law, there is so much to understand that why we went to rule of law. ये rule of law का birth कैसे हुआ? To give the like explanation, understand one thing. One is police state,
laissez faire state and welfare state. These three are the different states, मतलब एवोल्यूशन कह लो, ये एवोल्यूशन से हम आए हैं यहाँ तक। देखो, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये आपको ये भी बता देगा कि जो हम एवोल्यूशन करते आए ना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ जाके हम हैं, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो बर्थ हुआ है, जो रीज़न है, वो यहीं से समझ आ जाएगा। देखो, पुलिस स्टेट, पुलिस स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसकी एक्सटेंसिव कंट्रोल है सिटीजन्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा, मतलब एग्रेसिव कंट्रोल, एक्स्ट्रा कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल, जैसे जिसे कहते हैं ना एब्सोल्यूट, वैसा कंट्रोल है। और लीगल रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल के जो राइट्स और फ्रीडम्स होते हैं, दोज आर सबऑर्डिनेट टू द स्टेट अथॉरिटी, यानी जो सिटीजन्स हैं पुलिस स्टेट में, उनके जो राइट्स और जो उनकी फ्रीडम है वो प्योरली गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर मतलब गवर्नमेंट का मन है तो वो फ्रीडम दे देगा, अगर नहीं मन है तो वो फ्रीडम नहीं देगा, टोटली ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। देखो, पुलिस स्टेट के क्या फीचर्स होंगे, जैसे एब्सोल्यूट पावर ऑफ गवर्नमेंट, बहुत जो सिविल लिबर्टीज़ हैं या जो फ्रीडम्स हैं वो बहुत लिमिटेड है। एक्सटेंसिव सर्विलेंस है, हर टाइम आपके एक्शंस पे बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर आपके ऊपर है। ज़्यादा पावर है दैट मीन्स आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर भी है, मिसयूज भी हो रहा है पावर का, और बहुत कोई जुडिशियल कंट्रोल की बात नहीं कर रहा है, देयर इज़ नो इफेक्टिव जुडिशियल कंट्रोल। अगर इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल कुड बी नाजी जर्मनी अंडर एडोल्फ हिटलर इज ऑफन साइटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पुलिस स्टेट। क्योंकि देखो, नाजी जर्मनी जो थी, एडोल्फ हिटलर अथॉरिटी हो गया, और उस टाइम पे सिर्फ उस जो पर्सन था उसके ही ऊपर था कि वो कितना फ्रीडम, कितना राइट्स वो उन सिटीजन्स को देगा। तो अगर वैसा सा स्टेट अगर इमेजिन कर लो, दैट इज पुलिस स्टेट। अगर मान लो कोई पर्सन अरेस्ट हुआ है विदाउट एनी रीजन, तो वो चैलेंज नहीं कर सकता बिफोर द कोर्ट कि उसका अरेस्ट क्यों किया गया है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पुलिस स्टेट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अगर देखो तो एडमिनिस्ट्रेटिव वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वॉज ऑलमोस्ट एबसेंट, और अगर था भी तो इट वॉज वीकेस्ट बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आर नॉट इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय लॉ। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अगर हम टिक करें तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था, ऑलमोस्ट एबसेंट, या था भी तो बहुत वीक था। आगे आते हैं लैसे फेयर स्टेट। लैसे फेयर स्टेट जो है, इट इज़ अ फ्रेंच एक्सप्रेशन, राइट। और ये फ्रेंच एक्सप्रेशन क्या है, जो कहता है लेट पीपल डू एज दे चूज। लेट पीपल डू एज दे चूज मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस किन किन चीज़ों में, स्पेशली इन द इकोनॉमिक एंड इन द सोशल अफेयर्स। लिमिटेड गवर्नमेंट फंक्शंस हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी है कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, वो आएगी ही नहीं बीच में, राइट। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आपको जो आपके सिटीजन्स हैं उनके पास कंप्लीट फ्रीडम है, किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करो, किसी के भी साथ मतलब यू कैन बी इन अ लीगल रिलेशनशिप ऑफ एनी काइंड यू वांट टू डू इन इकोनॉमी। प्राइवेट ओनरशिप का भी राइट था। मिनिमम रेगुलेशंस थे, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम था, इंडिविजुअल राइट्स ठीक ठाक थे। गवर्नमेंट मेनली क्या क्या परफॉर्म करती थी, डिफेंस को लेके देख लेती थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती थी, और एडमिनिस्ट्रेशन था जस्टिस का, यहाँ पे जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन दिखता था। अगर मैं एग्जांपल बताऊं लैसे फेयर स्टेट का, तो 19th सेंचुरी का जो ब्रिटेन है, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ लैसे फेयर स्टेट। देखो, मान लो कोई फैक्ट्री है, वो अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करती है बाय मेकिंग देम वर्क फॉर 16 आवर्स डेली। 16 आवर्स के लिए डेली काम करवाती है कोई फैक्ट्री। अब ये जो प्योर लैसे फेयर सिस्टम होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस आर कंसीडर्ड एज प्राइवेट मैटर, और जो फैक्ट्री है
वो प्राइवेट है, तो प्राइवेट फैक्ट्री में जो जो भी उसका ओनर है या जो भी बोर्ड है, उनकी कंप्लीट पावर है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज वेरी मिनिमल, वो नहीं इंटरफेयर करेगी, आपको जो करना हो आप करो। तो इसका देखो क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि पहले तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत इंक्रीज हो गई, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो जो डोमिनेंस में है वो डोमिनेंस में ही रहेगा हमेशा, और जो लोअर लेवल पे है वो वहीं पे रह जाएगा, क्योंकि मनमानी चल रही है, राइट। वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत होगा, मोनोपोली फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि जो डोमिनेंस में है वो हमेशा ही खुद को ऊपर रखेगा, उसके बराबर में कोई आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट्स की तो बात ही नहीं हो रही है, राइट। नेग्लेक्ट हो जाता है सोशल वेलफेयर, कि सबका भला हो, हर पर्सन का, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सबका वेलफेयर हो, इस चीज़ पे बात नहीं होती है। तो सब अपनी अपनी चीज़ें देख रहे हैं, गवर्नमेंट इज़ नॉट इंटरफेयरिंग एट ऑल। तो यहाँ पे भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है दैट वाज वेरी लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत कम था, इट वाज वेरी मिनिमम। नाउ कमिंग ऑन टू द वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मतलब जहाँ पे प्योरली द वर्क इज एक्टिवली गोइंग फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। जैसे इंडिया, आज का इंडिया इज अ इट इज कंसिडर्ड एज अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है पहले तो हर इकोनॉमिक और सोशल सेक्टर्स में। सोशल जस्टिस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बहुत सारी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्शन मिलती है बाय डूइंग एन नंबर ऑफ थिंग्स। इंडस्ट्रीज को कैसे रेगुलेट करना है ये भी जो हमारे लॉज हैं या जो गवर्नमेंट है वो बताती है। इसका एग्जाम्पल ले लो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड में फंडामेंटल राइट्स तो है ही हमारे, दैट मीन्स कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो इंडिविजुअल के राइट्स हो गए, उनका प्रोटेक्शन हो गया 32 और 226 में, दैट इज कि हम कोर्ट भी जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स आपने इन्फ्रिंज करे। बट व्हेन इट कम्स टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताते हैं कि जब भी कोई भी लॉ बनेगा, इट इज़ अ काइंड ऑफ गाइडलाइन गिवन टू द स्टेट। जब भी कोई भी लॉ बनेगा तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बनेगा। तो इसी में 38 देखो सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस, 39 इकोनॉमिक वेलफेयर मेंटेन करना है, 41 राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस, 47 इज पब्लिक हेल्थ। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स निकली हैं, जैसे सुना होगा मनरेगा, आयुष्मान भारत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील स्कीम। तो ये क्या है? ये ऐसी स्कीम्स हैं जो डीपीएसपी से निकली है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको और ज़्यादा प्रमोट करो, राइट। मार्जिनलाइज्ड को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दो। तो एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोई पुअर फैमिलीज हैं, कैन नॉट अफोर्ड हेल्थ केयर, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक हॉस्पिटल्स को स्टैब्लिश कर रखा है और कुछ वेलफेयर स्कीम्स भी निकाल रखी हैं। तो इसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट, कि हम उसकी बात नहीं कर रहे, जो जो लोग देखो सोसाइटी में जिनका जो लेवल है वो हायर है, या कह लो कि दे आर लाइक एबल टू अफोर्ड थिंग्स, उनको प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ज़्यादा किसको है? जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या जो मार्जिनलाइज क्लासेस हैं, उनको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, जिससे हम बाकियों के इक्वल ला पाएँ, राइट। तो बाकियों के इक्वल लाना है तो थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, जिससे कि वो थोड़ा सोशली और इकोनॉमिकली आगे आ जाएं। उसके लिए क्या है, वी नीड कि हम उनके वेलफेयर के लिए काम करें, कुछ ऐसी स्कीम्स निकालें जिससे उनका वेलफेयर हो सके। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वेलफेयर जो पर्सपेक्टिव है इन दिस वेलफेयर वो ये है कि वेलफेयर को ग्रोथ दी जाए। ग्रोथ कैसे होगी? that it will lead to more administrative agencies, more delegated legislation and more government regulations. This is the main reason for the emergence and expansion of administrative law. ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होंगी तो उनका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बहुत होगा, पावर्स होंगी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस होंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एम्बिट ऑलरेडी एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि वो अब चेक लगाएगा इन एजेंसीज के ऊपर। तो यू सी पुलिस स्टेट में मिनिमल राइट्स, लेसे फेयर स्टेट में मिनिमल गवर्नमेंट, एंड वेलफेयर स्टेट में एक्टिव गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो प्योरली काम क्या है? आपको सिर्फ जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर पे ध्यान देना है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव इज अ फ्रेंच टर्म। ये एक फ्रेंच टर्म था और ऑफ कोर्स फ्रांस से ही डेवलप हुआ है।
एंड दिस वाज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये ओरिजिनेट कब हुआ? फ्रेंच टर्म फ्रांस में आया कब? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होके जब खत्म हुआ, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो रहा था, तब ये स्टार्ट हुआ ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव में फ्रांस ने ये डेवलप किया दैट एक अलग सिस्टम होना चाहिए, यानी एक सेपरेट सिस्टम होना चाहिए फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। वाई? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ यानी कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, उनके पास एक डिफरेंट सिस्टम होना चाहिए टू रिजॉल्व उनके डिस्प्यूट्स। अगर इंडिविजुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का कोई केस है तो वो डिफरेंट कोर्ट में जाएगा, वो जो नॉर्मल कोर्ट्स है उसमें नहीं जाएगा। अब देखो ऐसा क्यों हुआ था। इसके कुछ मेन फीचर्स थे। पहला फीचर था सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स मतलब कि जो डिस्प्यूट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करेंगे वो एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में डिसाइड किए जाएंगे, ना कि ऑर्डिनरी कोर्ट में। तो अगर किसी सिटीजन को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की किसी डिसीजन को चैलेंज करना है तो वो मैटर एक स्पेशल कोर्ट में जाएगा, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया? स्पेशल रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको कुछ स्पेशल लीगल प्रिंसिपल्स या रूल्स से गवर्न किया जा रहा था, विच वाज डिफरेंट फ्रॉम दोज एप्लीकेबल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यानी बाकी जनता से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे, तो हम कहते थे कि स्पेशल रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तीसरा इसी में ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव में है काउंसिल डी एस्टेट। काउंसिल डी इटैट सॉरी काउंसिल डी इटैट क्या कहता है? दैट हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन court in France was called as Council d'Etat. It was acting both as the advisor to the government and supreme administrative court. यही कोर्ट था जो सबसे हाईएस्ट था। एक एग्जाम्पल ले लो कि मान लो कोई गवर्नमेंट इंजीनियर है जिसने नेग्लिजेंटली किसी सिटीजन की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया वाइल परफॉर्मिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी। तो अगर फ्रेंच ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के थ्रू जाएं तो ये जो डिस्प्यूट है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट डिसाइड करेगा, और स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे ये डिटरमाइन करने में कि कितनी लाइबिलिटी इनकी होगी। नॉर्मल ना तो रूल्स होंगे जो ऑर्डिनरी लोगों पे जा रहे हैं, ना तो वो रूल्स अप्लाई होंगे, ना ही नॉर्मल कोर्ट में ये चीज़ जाएगी। अगर मैं बात करूँ एवी डाइसी, अब एक पर्सन आए एवी डाइसी। ये पर्सन जो थे ये इंग्लैंड के थे। अब ये जब दूर से देख रहे थे फ्रेंच का सिस्टम, तो इनको ही वाज लाइक अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। अब ये अगेंस्ट क्यों थे? पहले इनके हम पॉइंट्स पढ़ लेंगे तब बहुत क्लियर हो जाएगा कि वाई दिस ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव वाज लाइक एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट वाज ही सेइंग। एवी डाइसी के हिसाब से रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ मतलब पहला पॉइंट सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ मतलब कि जितने भी लोग हैं दोज आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, और इक्वल हैं तो जो लॉ है वो सबको एक तरह से देखता है, और किंग भी लॉ के ऊपर नहीं है, लॉ सबसे सुप्रीम है। तो चाहे कोई अथॉरिटी हो, चाहे कोई किंग हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, लॉ के ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर लॉ ही रहेगा, राइट। और जितने भी लोग हैं अगर कोई गलती करते भी हैं तो दे विल बी ट्रीटेड इक्वली, क्योंकि वो लॉ की नज़रों में सब सेम है, किसी भी तरह का कोई डिफरेंस सिटीजन्स में नहीं है। देन कम्स इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब रिगार्डलेस ऑफ कि उस पर्सन का बैकग्राउंड क्या है, उस पर्सन का जो ओवरऑल कह लो कि वो कैसा पर्सन है या कुछ भी हो, इन द आइज ऑफ लॉ जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो सबके लिए सेम होंगे। इक्वालिटी इंश्योर की जाएगी बिफोर ऑर्डिनरी लॉ, और जुरिस्डिक्शन भी ऑर्डिनरी कोर्ट्स का सेम होगा। यानी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट्स हमारे यहाँ सेम है, आप वहाँ जाओ वहाँ बात करो, राइट। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। इसको ये जो थर्ड है इसको बोलते हैं हम प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट का मतलब है कि कहीं ना कहीं एक लीगल स्पिरिट मतलब एक
लीगल आत्मा है जो सब जगह है, मतलब एक जस्टिस का सिस्टम है जो ये इंश्योर करता है कि लॉ सबको एक नज़र से देखे, और हमें इंश्योर करना है कि जितने भी लोग हैं वो इक्वल हैं, सबको इक्वली ट्रीट करो। अब इक्वली ट्रीट करने में भी अभी मैं बताऊंगी थोड़ा सा, एक एग्जांपल आई विल गिव यू कि इक्वल किसको ट्रीट करना है, जो खुद इक्वल है, अनइक्वल को इक्वल ट्रीट नहीं करना है। अब ये कैसे होगा आई टेल यू, बट अभी फिलहाल तक ये समझो, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि जो इक्वल्स हैं ट्रीट देम इक्वली। और थर्ड कहता है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, हमेशा एक जुडिशरी जैसी बॉडी होगी जो हमेशा इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि लॉ सबसे ऊपर रहे और लॉ के थ्रू ही वो इंटरप्रिटेशन दे। तो ये ओवरऑल हो गई डाइसी की रूल ऑफ लॉ वाली थ्योरी। अब एक आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हियर इज स्पेस। टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट दिस इज द विंडो, इसके बाहर एक क्रिकेट मैच चल रहा है। क्रिकेट मैच 3 लोग देखने आए हैं। Of course, they are unequal in height, right? यहाँ पे एक विंडो के बाहर क्रिकेट मैच चल रहा है और यहाँ पे बोला गया है कि दैट बहुत सारे स्टूल्स पड़े हुए हैं, अब डिफरेंट हाइट्स के लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ा सा विंडो है, 3 लोग आए। देखो, अब यहाँ पे तीनों की हाइट डिफरेंट है। बिफोर गिविंग देम इक्वालिटी, बिफोर गिविंग देम एनी काइंड ऑफ बेनिफिट, यहाँ पे तीनों में से कितने लोग उस क्रिकेट मैच को देख पा रहे हैं? ओनली वन, राइट? अभी अगर हम, वहाँ एक रूल है दैट अगर 3 लोग आए या जितने भी लोग मैच देख रहे हैं एक बार में 3 लोग देख सकते हैं, तो अब वहाँ पे दे कैन टेक 2 स्टूल्स। जो एक विंडो है जिसपे 3 लोग खड़े हैं, वो 2 स्टूल्स ले सकते हैं, 2 ही स्टूल उनको मिलेंगे, राइट? 2 स्टूल मिलने हैं, सबको 2 2 स्टूल दे दिए गए। अब हुआ क्या, 2 2 स्टूल्स देने के बाद नाउ सी, अभी फिर से वही विंडो है, 2 2 स्टूल दे दिए, यानी इक्वालिटी हमने इंश्योर कर दी। इक्वालिटी इंश्योर करने से अब क्या हुआ, अब कितने लोग मैच देख पा रहे हैं? ओनली वन। यहाँ पे ही वॉज देयर। सो नाउ इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि अगर लोग इक्वल हैं तो इनको इक्वली ट्रीट करो, बट जो अनइक्वल हैं उनको इक्वल कैसे ट्रीट करोगे? देखो, इस पर्सन को अगर हम 2 स्टूल देते तो वो आराम से मैच देख लेता, तो इस पर तो ये चीज़ ठीक से फिट बैठ गई। क्या इस पर्सन को स्टूल की ज़रूरत थी? नो। तो 2 स्टूल देके हमने क्या किया, जो उसको दिख भी रहा था वो भी नहीं दिख रहा है, कोई फायदा नहीं हुआ इस इक्वालिटी को देने का। इस पर्सन को क्या 2 स्टूल में अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर हम इसको एक और स्टूल दे देते तो अब ये पर्सन यहाँ तक चला जाता और मैच आराम से देख लेता। तो दिस मीन्स इन्हें 2 स्टूल की ज़रूरत थी, इन्हें एक भी स्टूल की ज़रूरत नहीं थी, और इन्हें 3 स्टूल्स की ज़रूरत थी। यानी यहाँ पे अनइक्वल सर्कमस्टांसेस हैं, अनइक्वल सिचुएशन है। अनइक्वल सिचुएशन में उन्हें अनइक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, यानी अब उनको ऐसी रेमेडीज देनी पड़ेंगी या उनको इस तरह से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा जिससे उनके हिसाब से उनके राइट्स उन्हें प्रोवाइड हो जाए। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ यही कहता है कि लॉ तो ठीक है, हमें इक्वल भी रखना है, बट इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना है। जो अनइक्वल है उनके लिए स्पेसिफिकली उन्हें जो भी रेमेडीज चाहिए वो हम एज पर लॉ प्रोवाइड करेंगे। तो अब देखो, एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। अब देखो, एवी डाइसी का जो सिस्टम है वो कंप्लीटली अगेंस्ट है ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के, क्योंकि ये कह रहा है कि इक्वालिटी जो है इंश्योर करनी है बिफोर ऑर्डिनरी कोर्ट्स, और ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव कहता है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होने चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं सेम लॉ है, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे सिटीजन हो, वो सबको एक नज़र से देख रहा है, यानी रूल ऑफ लॉ। और ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव कह रहा है कि नहीं, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होगा, ऑफिसर्स के लिए अलग और सिटीजन्स के लिए नॉर्मल लॉ। रूल ऑफ लॉ कहता है जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए बाय रेगुलर जुडिशरी, बट ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव कहता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया जाएगा एंड दे विल एक्सरसाइज द कंट्रोल ऑन दीज रेगुलेशंस। तो अब देखो, डाइसी की थ्योरी फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से कितनी डिफरेंट है, राइट?
The transition you see from police state to laissez-faire and then finally to the welfare state हमें explain करता है growth of administrative law, while Droit administrative represent करता है French model जहाँ पे administrative justice was based on specialized administrative courts. अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में दिस ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं अडॉप्ट किया गया है. इट इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ. इट इज़ बेस्ड ऑन जुडिशियल रिव्यू बाय ऑर्डिनरी कोर्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 एंड 226. हाँ, एक सिस्टम ज़रूर है जो हमने अपने आर्टिकल्स जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करे थे ये वाले 323A और 323B जहाँ पे ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश किया गया है. तो ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश इसलिए किया गया था एक तरह की स्पेशलाइज्ड बॉडीज टू डिसाइड सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स. तो ये कुछ एक थोड़ा सा सिस्टम हमने बोरो किया है. तो आई होप नाउ यू आर क्लियर कि हम किस तरह से हमने एवोल्यूशन देखा, कैसे कैसे हम आगे बढ़े टू अंडरस्टैंड कि मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं फॉर क्या ज़रूरी थी फॉर द एवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. रूल ऑफ लॉ पे आई होप यू आर क्लियर कि जो डाइसी के 3 प्रिंसिपल्स हैं उनका क्या कहना है. इट सिंपली मीन्स कि गवर्नमेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द पर्सनल चॉइस. सो नोबडी इज अबव द लॉ. सुप्रीमेसी ऑफ लॉ कह रहा है नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, यानी जो भी लॉ कहेगा उसी हिसाब से होगा. कोई भी गवर्नमेंट किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज वो उसको पसंद नहीं करती. राइट, अगर गवर्नमेंट किसी को पसंद नहीं करी तो क्या अरेस्ट कर लेगी? ऐसा तो कहीं लॉ नहीं कह रहा ना. तो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ. आपको लॉ ही सबसे ऊपर रख के चलना है. इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब एवरी वन इज इक्वल बिफोर कोर्ट्स. उसका एग्जाम्पल आई गेव यू. प्लस इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये भी मतलब है कि चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो ऑर्डिनरी सिटीजन हो, अगर कोई ट्रैफिक का वायलेशन कर रहा है तो ही विल बी इक्वली लायबल, चाहे वो मिनिस्टर हो जाए चाहे वो कोई नॉर्मल सिटीजन हो जाए. कॉन्स्टिट्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ मतलब कि एक तरह का प्री डोमिनेंस है, मतलब पहले से ही एक लीगल स्पिरिट प्रेजेंट है. तो यहाँ पे जैसे इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, जो वहाँ पे एवी डाइसी हैं तो इंग्लैंड में क्या होता है दे हैव द सिस्टम ऑफ कॉमन लॉ, वो प्रेसिडेंट्स पे चलते हैं. तो उनके हिसाब से एक ऑलरेडी प्रेजेंट है एक बॉडी जिसको उन्होंने लीगल स्पिरिट बोला, जो ये इंश्योर करेगी कि हम जो लॉ को सबसे ऊपर रख रहे हैं या इक्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं, ये जुडिशरी हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेगी और इसी तरह के जुडिशियल डिसीजन देगी जो कि हमारे कंट्री के प्रिंसिपल्स पे लागू हो. अगर हम रूल ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ कहाँ है, तो सबसे पहले तो प्रियम्बल ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया कैसी कंट्री है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड इट इज इंश्योरिंग टू इट्स सिटीजन्स जस्टिस. 3 तरह का सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तो पहले तो आपका प्रियम्बल ही बता देता है कि किस तरह की कंट्री है और रूल ऑफ लॉ का ग्लिम्प्स देता है. राइट, अब देखो जस्टिस क्या हो गया, जस्टिस दे रहा है दैट मीन्स यू आर गेटिंग 3 काइंड्स ऑफ जस्टिस. तो स्टेट को ये इंश्योर करना है कि जस्टिस प्रोवाइड करो, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ. नाउ सी आर्टिकल 14 जो स्पेसिफिकली कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. राइट, सुप्रीम कोर्ट इन ए के गोपालन एंड मनेका गांधी केस इंटरप्रेटेड कि ये जो रूल ऑफ लॉ है दैट इज डीपली इनटू द इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस, और ये कई हद तक इस जो रूल ऑफ लॉ है ये बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है. दिस वाज हेल्ड इन इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस. तो जो हमारी बेसिक फीचर्स की लिस्ट है जिन्हें हमें अमेंड नहीं करना है या डिस्टर्ब नहीं करना बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें रूल ऑफ लॉ भी एक पार्ट आता है. नाउ सी कि आर्टिकल 14 हमने पढ़ लिया दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ इट इंश्योर्स दैट कि इक्वल प्रोटेक्शन दिए जाएंगे और रूल ऑफ लॉ इंश्योर किया जाएगा. 32 इज ऑल्सो देयर. 32 कहता है हार्ट एंड सोल, इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज सेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर हिमसेल्फ एंड इट अलाउज सिटीजन्स टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. देखो अब यहाँ पे ए के गोपालन वाला केस इंपॉर्टेंट क्यों है. ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है. यहाँ पे एक कम्युनिस्ट लीडर थे ए के गोपालन जिनको डिटेन कर लिया गया था अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट. तो यहाँ पे इशू ये क्रिएट हुआ कि वेदर द डिटेंशन इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स और नॉट.
तो यहाँ पे जजमेंट ये आया कि कोर्ट अडॉप्टेड अ वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन, और उन्होंने ये हेल्ड किया दैट एनी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वाज सफिशिएंट। तो बाद में इस चीज को ओवर रूल ऑफ कोर्स कर दिया गया था, बट उस टाइम पे थोड़ा सा नैरोअर इंटरप्रिटेशन था कि जैसा लॉ में लिखा है बट उसी हिसाब से करना है। मनेका गांधी वाला जब केस आया तो गवर्नमेंट, अब मनेका गांधी में क्या हुआ था, मनेका गांधी का जो पासपोर्ट है उसको इम्पाउंड कर लिया गया था और उनको प्रॉपर रीजंस नहीं दिए गए थे। तो इशू क्रिएट हुआ कि 21 का इन्फ्रिंजमेंट है और फेयर प्रोसीजर फॉलो नहीं किए गए हैं, तो क्या ज़रूरी नहीं है कि फेयर प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए। तो जजमेंट ये आया दैट प्रोसीजर मस्ट बी फेयर, प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट एंड रीजनेबल, और यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ ड्यू प्रोसेस प्रिंसिपल इनटू इंडियन लॉ। और इस चीज़ ने जो रूल ऑफ लॉ है उसको और स्ट्रेंथन कर दिया और ज़्यादा मजबूत बना दिया। देखो, फिर इंदिरा नेहरू गांधी का केस आया। इंदिरा नेहरू गांधी में क्या हुआ था, इलेक्शन हुए थे प्राइम मिनिस्टर के, और उस इलेक्शन को इंदिरा गांधी जो जीत गई थी उस चीज़ को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट रूल ऑफ लॉ फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय रूल ऑफ लॉ इवन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कुछ इसमें ऐसे पॉइंटर्स थे जहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर और जो स्पीकर है उसको जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से हटा रहे थे। तो यहाँ पे बोला गया दैट रूल ऑफ लॉ सब पे अप्लाई करता है, और इस चीज़ का जो जो भी पार्लियामेंट चेंज करना चाहती है वो यहाँ पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया जाएगा। नाउ आई होप दैट यू आर क्लियर अबाउट कि हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ कहाँ तक एप्लीकेबल है, राइट। फेयरनेस, प्रोसीजरल फेयरनेस, सिटीजन्स की प्रोटेक्शन, लीगल रेमेडी सब कुछ प्रोवाइडेड है। रूल ऑफ लॉ यही चीज़ चेक करेगा कि आर्बिट्ररी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की वजह से इन चीज़ों पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब ये करता कौन है, रिट जुरिस्डिक्शन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। जो एंटायर फ्रेमवर्क है जुडिशियल रिव्यू का वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा, और एग्जीक्यूटिव यानी कि जो हमारी ब्रांच है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की उसको अकाउंटेबल करेगा टू द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स दैट नाउ यू आर आंसरेबल। जो भी मैंशनड है उस अकॉर्डिंग यू आर आंसरेबल दैट जो एक्शन किया है वो सही है या नहीं है। Moving ahead with the beyond traditional courts, the emergence of administrative tribunals. अच्छा, ज़रूरत क्या पड़ गई इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की जिनको हमें लेके आना पड़ा। देखो, why tribunals were created? बिकॉज रेगुलर कोर्ट्स बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हो गए थे। कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स थे जिनको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत थी। टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मतलब स्पेशलाइज्ड नेचर का अगर डिस्प्यूट होता है जैसे टैक्सेशन, सर्विस मैटर्स, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो वहाँ पे वी नीड स्पेशलाइज्ड बॉडी, स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स जो इस चीज़ को एडमिनिस्टर कर पाएँ और फटाफट से स्पीडी और एक्सपर्ट और एक्सेसिबल जस्टिस दे पाए। तो द मेन रीज़न वॉज कि ट्रेडिशनल कोर्ट का जो सिस्टम है इट वॉज नॉट एबल टू गिव गिव द ऑर्डर्स ऑन स्पेशलाइज नेचर ऑफ डिस्प्यूट्स, जो कि ये दीज आर मैंशनड हियर एज एन एग्जाम्पल। इसीलिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को लेके आया, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, अब हमारी कंट्री में दो आर्टिकल्स हैं 323A एंड 323B जिनको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था। 323A बात करता है ट्रिब्यूनल्स फॉर पब्लिक सर्विस मैटर्स, यानी प्रोवाइड्स फॉर ट्रिब्यूनल्स डीलिंग विद सर्विस मैटर्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के डिस्प्यूट्स के साथ। वहीं पे 323B कवर करता है ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स। अदर सब्जेक्ट्स मतलब इट प्रोवाइड्स फॉर ट्रिब्यूनल्स रिलेटिंग टू टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड लैंड रिफॉर्म्स। तो इट was like a watershed moment in Indian administrative justice that these two articles were established for the recognition of this kind of system. अगर एग्जाम्पल की बात करो टाइप्स कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो वी आर हैविंग सर्टेन टाइप्स, जैसे ऑफ कोर्स डाइवर्स सिस्टम है क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी ड्यूअल सिस्टम है, और वी नीड स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ऑल्सो फॉर डिफरेंट स्पेशलाइज्ड एरियाज। पहला हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट, और ये किसके लिए, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल जिसको हम बोल रहे हैं ITAT, इट डील्स विद इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स। NGT
NGT मीन्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि इन्वायरमेंट डिस्प्यूट्स को डील करता है। देन कम्स कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशंस, जो कि कंज्यूमर ग्रीवेंसेस कह लो, या फिर यू कैन से कंज्यूमर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। Securities Appellate Tribunal SAT. SAT means which is dealing with the securities market disputes. Armed Forces Tribunal is for military services matters, armed forces matters में deal करेगा। तो now you see each tribunal is now staffed by members with domain expertise, और यहाँ पे informed decision making होगी, मतलब reasons भी attach किए जाएंगे with the decision, और जो स्पेसिफिक एरिया का केस है वो इन ट्रिब्यूनल से डील होगा। नाउ सी, एक एग्जांपल ले लो कि एक रिटायर्ड जज है, सॉरी एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी पेंशन रोक दी गई है। अब वो सिविल कोर्ट में ना जाके वो अप्रोच करेगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कि मेरी जो पेंशन है उसको क्यों रोका गया है। नाउ ट्रिब्यूनल विल डिसाइड द मैटर फास्टर, बिकॉज वो मेंबर जो कैट में बैठे हुए हैं, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में बैठे हुए, दे आर हैविंग द एक्सपर्टीज इन सर्विस लॉ, तो वो फटाफट से इस केस को डील करेंगे और खत्म करेंगे, और उनकी जो भी पेंशन स्टॉक हुई है उसको वापस से उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं ओवर सिविल कोर्ट, क्योंकि सिविल कोर्ट भी तो वही काम कर रहा है। एडवांटेजेस ये होंगे कि पहला तो थोड़ा सा लेस फॉर्मल होगा और एक्सेसिबल ज़्यादा होगा टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज होगी, ये तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, कम कोर्ट फीस होगी, इट विल रिड्यूस द बर्डन ऑन रेगुलर जुडिशरी। तो हम ये इस चीज़ पे हम कहते हैं कि वी आर हैविंग सिविल कोर्ट्स के ऊपर अ सर्टेन एडवांटेज। स्पीडी जस्टिस, एक्सपर्ट मेंबर, less technical procedures, lower cost, and reduced burden on courts are some of the advantages tribunals are having over the civil courts, right? अब आगे बढ़ते हैं ऑन द नेचुरल जस्टिस एंड प्रोसीजरल फेयरनेस इन ट्रिब्यूनल्स। नेचुरल जस्टिस के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी मैंने बना रखी है, बट यहाँ पे नेचुरल जस्टिस आएगा ही क्योंकि वी आर डीलिंग अबाउट कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, विच समवेयर इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो नेचुरल जस्टिस और प्रोसीजरल फेयरनेस कैसे होगी ट्रिब्यूनल्स में, क्योंकि अब ट्रिब्यूनल्स भी आपको क्या कर रहे हैं, आपका एडजुडिकेशन करके ऑर्डर दे रहे हैं लाइक कोर्ट। तो नेचुरल जस्टिस और प्रोसीजरल फेयरनेस कैसे इंश्योर होगी? नेचुरल जस्टिस का मतलब भी यही है मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयरनेस। मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयरनेस किस चीज़ में? इन एनी एडजुडिकेटरी और कॉसी जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो कॉसी जुडिशियल ही हो गया, पूरी तरह से कोर्ट नहीं है बट समवॉट लाइक कोर्ट। अब देखो नेचुरल जस्टिस में दो पॉइंट्स आते हैं, दैट इज नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ एंड ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। देखो दो कोर रूल्स हैं। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम क्या कह रहा है? हियर द बोथ साइड, दोनों साइड्स को सुनना है। किसी भी पर्सन को बिना हियरिंग के अगर कोई भी जजमेंट या डिसीजन होता है तो वो कंप्लीटली वॉइड है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो किसी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप को कैंसिल किया गया है तो बिफोर कैंसिलेशन उसको बताया जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी उसको नोटिस देना है, उसको एलिगेशंस या उसके जो ग्राउंड्स है वो एक्सप्लेन करने हैं, प्लस उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो खुद को रिप्रेजेंट कर सके, यानी उसको डिफेंस के लिए अलाउ करना है। नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ कहता है नो वन शुड बी द जज इन हिज ओन कॉज, यानी कि अगर एक कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, ही कैन नॉट सिट इन अ डिसिप्लिनरी कमिटी अगर उसी के अगेंस्ट में कोई एलिगेशंस आए हुए हैं, राइट? तो दिस विल क्रिएट बायसनेस। उसके भी अगेंस्ट हो सकते हैं, या मान लो उसके बच्चे के लिए कुछ एलिगेशंस है और वही डिसिप्लिनरी कमिटी में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ बायसनेस क्रिएट हो जाएगी, इट विल नॉट बी अ प्रॉपर ऑर्डर। और बायसनेस बहुत टाइप के हो सकते हैं, ये हम पहले भी टाइप्स ऑफ बायसनेस पढ़ चुके हैं, जैसे पर्सनल, पेक्यूनरी, ऑफिशियल, कई सारे बायसनेस हैं। तो इसी के लिए टेस्ट अप्लाई होता है, कोर्ट्स टेस्ट अप्लाई करती हैं टू चेक दैट वेदर रीजनेबल पर्सन, अगर उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज होती तो वो क्या करता, उसका बायसनेस कैसे होता, या बायसनेस प्रेजेंट होता या नहीं होता, तो हम टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो इन दोनों रूल्स का मतलब ये था दैट यू हैव टू इंश्योर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। जैसे मेनका गांधी वाला केस यहाँ मेंशन्ड है 1978 में, इसी में
सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड कर दिया था ये प्रिंसिपल, एंड इट रिक्वायर्ड दैट अपॉर्चुनिटी मस्ट बी गिवन, एंड दिस अपॉर्चुनिटी मस्ट बी रियल एंड इफेक्टिव। सिर्फ फॉर्मल नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। सिर्फ नोटिस दे देना इज लाइक, सिर्फ आपने नोटिस दे दिया इज नॉट लाइक कि आपने ऑडियो ऑल्टरम पार्टम कर लिया। नोटिस देना तो इन्फॉर्मेशन है। ऑडियो ऑल्टरम पार्टम का मतलब है कि हियरिंग होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मस्ट बी मीनिंगफुल एंड इट मस्ट बी इफेक्टिव। इस चीज का ध्यान रखना है। मूविंग अहेड विद प्रोसीजरल फेयरनेस, अब कैसे इंश्योर हो? प्रोसीजरल फेयरनेस इंश्योर होगी बाय स्पीकिंग ऑर्डर्स। इसी इन दो कॉन्सेप्ट्स में एक एडिशन हो गया स्पीकिंग ऑर्डर्स का, कि अथॉरिटीज अपने एक्शंस के लिए हमेशा रीजंस प्रोवाइड करेंगी। अगर एप्लीकेशन उनकी कह रही है, उनका एक्शन कह रहा है कि एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, तो सिर्फ एप्लीकेशन रिजेक्टेड नहीं लिखना है। क्या लिखना है? रिजेक्टेड बिकॉज एलिजिबिलिटी कंडीशन अंडर डैश डैश रूल वाज नॉट फुलफिल्ड। तो यानी अथॉरिटीज को एक्सप्लेन भी करना है कि रिजेक्ट किया तो क्यों किया। तो दिस इंश्योर्स प्रोसीजरल फेयरनेस, कि आपने अपने ऑर्डर्स के साथ, अपने डिसीजन के साथ यू आर अप्लाइंग कि व्हाई यू डिड दिस, राइट? डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एडजुडिकेटर्स, टाइमली डिस्पोजल, इन सब के साथ साथ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अटैच ऑल ऑफ दिस विद योर डिसीजन। एक केस था एस एल कपूर वर्सेस जगमोहन, 1980 का केस था। इसमें म्यूनिसिपल बॉडी वाज सुपरसीडेड विदाउट गिविंग द हियरिंग चांस। तो यहाँ पे जो जजमेंट आया वो ये था कि वॉयलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस हुआ है और उसकी वजह से इस एक्शन को वॉइड किया जा रहा है। तो नेचुरल जस्टिस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, इट इज़ नॉट जस्ट अ फॉर्मेलिटी बट इट इज़ अ लाइक कंप्लीट, कह लो कि मैंडेटरी एक्शन जो कि होना ही चाहिए अगर आपको अपने ऑर्डर को वैलिड करवाना है, राइट? तो इस तरीके की चीज़ें होती है। इसी में एक आया डॉक्ट्रिन, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिस्लेटिव एक्सपेक्टेशन या डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन मतलब कि गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली किसी एक प्रैक्टिस को फॉलो कर रही है और सिटीजन्स को लगता है कि ये एज इट इज़ कंटिन्यू होगा, तो उनकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है, मतलब सही एक्सपेक्टेशन है। इसका एग्जांपल समझो, स्टूडेंट्स को हमेशा स्कॉलरशिप रिसीव होती थी आफ्टर क्वालिफाइंग। तो अब मान लो जितने भी लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको क्या लग रहा है कि हम अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि आज तक तो मिलती आई है, मतलब पहले के टाइम से कंटिन्यूअस यही चल रहा है कि गवर्नमेंट से मिलती है। लेकिन मान लो सडनली कोई विड्रॉल हो जाए कि अब चाहे क्वालिफाई करो ना करो हम स्कॉलरशिप नहीं देंगे। अगर सडन विड्रॉल हो रहा है विदाउट हियरिंग, तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का वॉयलेशन हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत सालों से कंटिन्यूअस गवर्नमेंट कोई एक चीज़ कर रही है, अब विदाउट गिविंग एनी नोटिस अगर कुछ ऐसा एक्शन करती है जो उस चीज़ को कैंसिल आउट कर रहा है, तो यहाँ पे सिटीजन्स का जो एक कह लो कि उम्मीद थी कि हाँ ये तो ऐसे होता ही आया है, वो चीज़, वो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन क्या है, वॉयलेट हो गई। अगर लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन वॉयलेटेड है, दैट मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया, आपको नोटिस नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे ये भी इंश्योर करना है, ऑफ कोर्स ये इंग्लिश लॉ से लिया गया था, तो यहाँ ये भी इंश्योर करना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं वो प्रोसीजरल प्रॉमिस हमेशा कंटिन्यू। प्रोसीजरल प्रॉमिस क्या है? नोटिस देना, बताना कि हम ऐसा आगे करने वाले हैं, जिससे कि सिटीजन्स को जो उनका राइट है वो अब जाने वाला है, इस चीज़ का इंफॉर्मेशन हो जाए, तो उनकी जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है वो ब्रेक ना हो। अब ऐसा नहीं है ये भी आर्बिट्ररी होगा, हर एक चीज़ में रीजंस और जो स्पीकिंग ऑर्डर्स हैं वो हमेशा अटैच किए जाएंगे। मूविंग अहेड विद जुडिशियल रिव्यू, जो कि द हाई कोर्ट्स रोल इन ओवरसीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। तो यानी जुडिशियल रिव्यू विच इज़ द पावर ऑफ द कोर्ट्स टू चेक द लीगैलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। तो इस चीज़ को क्या क्या कैसे आगे चेक किया जाता है, वी सी हियर। तो देखो, आर्टिकल 32 इज़ फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 226 इज़ फॉर हाई कोर्ट। तो यहाँ पे हाई कोर्ट का मेजर रोल है, बिकॉज इट इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेंस, जो ये चेक करेगा कि कहीं आर्बिट्ररी एक्शन तो नहीं हो गया अगेंस्ट एनी सिटीजन। तो किन किन ग्राउंड्स पे चेक करता है, लेट्स सी। ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू क्या क्या होंगे? पहले तो इलीगैलिटी,
इलीगैलिटी मतलब अगर किसी अथॉरिटी ने अपनी पावर्स के बियॉन्ड परफॉर्म किया है, जैसे म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने बैंकिंग बिजनेस पे रेगुलेट करना शुरू कर दिया, तो दैट मीन्स कि उसको जो लिमिट प्रोवाइड की गई थी उसके आउटसाइड है। तो दैट मीन्स इफ यू आर एक्टिंग बियॉन्ड योर जुरिस्डिक्शन और यू आर मिस इंटरप्रिटेटिंग द लॉ, तो रिव्यू लगाया जा सकता है। इरेशनैलिटी, जिसको हम बोलते हैं वेडनेसबरी अनरीजनेबलनेस, यानी डिसीजन जो है वो एब्सर्ड है और अनरीजनेबल है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, टीचर को इसलिए डिसमिस कर दिया गया क्योंकि वो 2 मिनट लेट आई फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दिस मीन्स कि इरेशनल डिसीजन है, इतना रीजनेबल है कि कोई भी रीजनेबल पर्सन इस एक्शन को नहीं लेता। अब अगर कोई 2 मिनट लेट पहली बार आया है तो उसको वार्निंग दी जाएगी, या मान लो बहुत अगर एग्रेसिव एक्शन लेना है तो सैलरी कट होगी, बट डिसमिसल हो जाए, जॉब से निकाला जाए, दिस इज वेरी अनरीजनेबल थिंग। तो वेडनेस वेरी अनरीजनेबल, कि कोई भी रीजनेबल मैन इस चीज को नहीं करता। एंड लास्ट इज प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी, सॉरी सेकंड लास्ट इज प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी मींस फेलर टू फॉलो द लीगल प्रोसीजर्स। जैसे मान लो किसी का डिसमिसल करना था, डिसमिसल के ग्राउंड में सब कुछ किया बट नोटिस नहीं दिया, तो यानी जो स्टेप्स थे, जो प्रोसीजर था, आपने उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, तो आप नेचुरल जस्टिस को अप्लाई करने में फेल हो गए। अब नोटिस क्या है, ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम, अगर आपने वही नहीं किया तो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर आपने फॉलो नहीं किया, तो आपके ऊपर फिर से जुडिशियल रिव्यू अप्लाई किया जा सकता है। लास्ट आता है प्रोपोर्शनैलिटी। इंडियन कोर्ट्स ये भी चेक करते हैं दैट पनिशमेंट शुड मैच द मिसकंडक्ट। ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट बहुत ज़्यादा दे दिया, मिसकंडक्ट बहुत छोटा सा था। जैसे परमानेंट डिसमिसल दे दिया एक छोटी सी क्लेरिकल मिस्टेक्स पे, तो दिस इज डिसप्रोपोर्शनेट। क्लेरिकल मिस्टेक थी, हो जाती है, उस पर कुछ और पनिशमेंट हो सकता था कि आप उसका ब्रांच चेंज कर दो, या फिर बहुत एग्रेसिव है तो सैलरी कट कर लो, या फिर उससे भी ज़्यादा है तो मान लो कि उसको कुछ पनिशमेंट दे दिया छोटा सा। बट परमानेंट जॉब से निकालना या परमानेंट डिसमिसल इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द एक्शन डन बाय दैट पर्सन। तो हमेशा ये भी एज अ ग्राउंड फॉर रिव्यू काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम रिट जुरिस्डिक्शन पे। रिट जुरिस्डिक्शन अंडर 226 हमारे पास वही 5 रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी एंड क्यो वारंटो। हेबियस कॉर्पस मीन्स यू मे हैव द बॉडी, अगर आपने किसी पर्सन को रॉन्गफुली डिटेन कर लिया है तो रिट अप्लाई हो सकती है। मैंडेमस मीन्स टू कंपेल किसी ऑफिसर को टू परफॉर्म द ड्यूटी, यू आर कंपेलिंग पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म द ड्यूटी। सर्शियोररी मीन्स क्वैशिंग द इलीगल ऑर्डर, जहाँ पे हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के इलीगल ऑर्डर को क्वैश कर देता है। प्रोहिबिशन इज प्रिवेंटिंग द लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग द जुरिस्डिक्शन, जहाँ पे केस चल रहा है बस उसको वहीं पे रोक दो। एंड क्यो वारंटो मीन्स चैलेंजिंग द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस, दैट बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर परफॉर्मिंग दिस फंक्शन। आर्टिकल 32 में सिर्फ ये 5 रिट्स अप्लाई होती हैं, क्योंकि ये रिट्स कंप्लीटली फंडामेंटल राइट्स के लिए होती हैं। बट 226 में इन रिट्स के अलावा भी कुछ रिट्स फाइल करी जा सकती हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दोनों के लिए ही हाई कोर्ट सिटीजन्स जा सकते हैं। अब इसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ था, दैट इज एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिस वाज द लैंडमार्क जजमेंट फॉर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, राइट, कि हाई कोर्ट में कितनी पावर होगी अंडर 226 और सुप्रीम कोर्ट में 32। नाउ सी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ने अटेम्प्ट किया कि वो हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड कर दे, हटा दे। तो यहाँ पे इशू क्रिएट ये हुआ कि क्या ट्रिब्यूनल डिसीजंस जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड चले जाते हैं। तो जजमेंट ये आया, नो, ऐसा नहीं होगा। हाई कोर्ट्स ऑलवेज रिटेन पावर अंडर आर्टिकल 226, और इसी में सुप्रीम कोर्ट भी हो गया अंडर 32। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ने काम किया था हाई कोर्ट को एक्सक्लूड करने का ओवर ट्रिब्यूनल डिसीजंस, ये इस चीज़ को जो कोर्ट है उसने जो जजमेंट है उसमें नहीं माना गया, और बोला गया दैट जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड ट्रिब्यूनल्स आर द सब्जेक्ट टू सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स। दैट मीन्स ट्रिब्यूनल आर सब्जेक्ट टू द हाई कोर्ट सुपरविजन, वो उसके अम्ब्रेला के बाहर नहीं जा सकते, दे हैड टू रिमेन देयर इन द केस।
नेक्स्ट आता है मनेका गांधी। अभी हमने ये पढ़ा दैट इट लाइक इवॉल्व द प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस अंडर आर्टिकल 21। इसी में एक केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1997 का केस था, जिसमें एक सोशल वर्कर है, उन्हें सेक्सुअली हैरेस किया गया था वर्क प्लेस पे। तो जजमेंट क्या आया दैट द कोर्ट इशूड विशाखा गाइडलाइंस कि जितने भी आप वर्क प्लेसेस हैं दे हैव टू इंश्योर कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है यूजिंग दिस गाइडलाइंस अपने ऑफिस में फॉर द फीमेल वर्कर्स। दिस डेमोन्स्ट्रेटेड द जुडिशियल क्रिएटिविटी जहाँ पे लेजिस्लेशन एब्सेंट था। यानी अ काइंड ऑफ जो कोर्ट्स हैं वो कर क्या रहे हैं, जो लेजिस्लेटिव गैप्स हैं उनको फिल कर रहे हैं बाय इशूइंग द गाइडलाइंस। तो एक प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट अप्लाई हो जाता है टू चेक वेदर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन वो सही था या नहीं था, सूटेबल था या नहीं था, या प्रोपोर्शनेट था या नहीं था। और इन ऑल दीज केसेस स्पेसिफिकली चेक क्या हो रहा है कि वेदर the fundamental rights was protected or was they were violated, right? Moving ahead with द चैलेंजेस एंड क्रिटिक्स की प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं इट फॉर द ट्रिब्यूनल्स। ये ट्रिब्यूनल सिस्टम में इश्यूज क्या क्या क्रिएट होते हैं। तो पहला तो हो गया लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज इंडिपेंडेंट कंसर्न्स। गवर्नमेंट बहुत बार कंट्रोल करती है अपॉइंटमेंट्स और टेन्योर को। तो अगर देखो सीरियस क्रिटिसिज्म क्यों है, लैक ऑफ जेन्युइन इंडिपेंडेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट जो ब्रांच है वो इसको बहुत कंट्रोल करती है। जो ट्रिब्यूनल है उसके मेंबर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उनका कितना टेन्योर होगा, उनकी सर्विस कंडीशन क्या होंगी, ये सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसी का केस है रॉजर मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड 2019। इस केस में क्या हुआ था, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, कुछ प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन किया ऑफ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंस। कुछ सर्टेन प्रोविजंस थे जो उसकी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर रहे थे, उनको स्ट्रक डाउन किया गया। और सिग्निफिकेंस क्या हुआ इस केस का कि ट्रिब्यूनल्स मस्ट रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस। तो कोर्ट ने ये चीज़ एम्फेसाइज की कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस में नहीं रहेंगे, दे आर effective adjudicatory bodies and they will act like independent bodies। नेक्स्ट आता है क्वालिटी एंड एक्सपर्टीज। तो कई बार कुछ जो ट्रिब्यूनल्स हैं दे लैक एक्सपर्ट मेंबर्स, दे लैक एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड दे लैक क्वालिफाइड एडजुडिकेटर्स। तो कई बार क्या है, हम जितना अभी तक बोलते आए हैं ना कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, हमें डिसीजंस में स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, तो हम वी आर क्लेमिंग दिस, बट समटाइम्स जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वहाँ पे यही एक चैलेंज बन रहा है कि जो मेंबर्स हैं दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर ट्रेनिंग, दे आर नॉट हैविंग द डोमेन एक्सपर्टीज। तो इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। और जो हमारी जो ट्रिब्यूनल पोजीशंस हैं उनमें ऐसे लोगों को लेके आना चाहिए विच आर हैविंग द नॉलेज, जिससे कि क्वालिटी ऑफ डिसीजंस और पब्लिक कॉन्फिडेंस को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट आता है डीले एंड बैकलॉग। डीले एंड बैकलॉग मीन्स कि बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स ये फेस करते हैं दैट दे फेस डीले सिमिलर टू द कोर्ट्स, क्योंकि उनके पास भी बैकलॉग बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो पेंडिंग है फॉर ईयर्स। कुछ अब ऐसा क्यों होता है, वैकेंसीज हो जाती हैं ट्रिब्यूनल पोजीशन में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो गई, इसीलिए जो डिसीजन है, जो केसेस हैं वो पेंडिंग हो गए। तो अब प्रॉमिस तो कर दिया स्पीडी जस्टिस का, बट कई बार वो बहुत सारे लोगों के लिए अनफुलफिल्ड रह जाता है क्योंकि बैकलॉग्स हो जाते हैं। अब देखो कोई सर्विस मैटर है, वो CAT के पास रह रहा है, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास है, बट इट इज़ पेंडिंग फॉर ईयर्स बिकॉज ऑफ वैकेंसीज। अब वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से डिले हो रहा है, बैकलॉग क्रिएट हो रहा है। तो ये भी एक तरह का क्रिटिसिज्म या चैलेंज है जिस पे हमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन एंड एक्सेस मीन्स टू मेनी ट्रिब्यूनल्स टू क्रिएट द कंफ्यूजन। सिटीजन्स कई बार उनको पता ही नहीं होता है कि किस ट्रिब्यूनल का क्या जुरिस्डिक्शन है, हमारी अगर अपील लाई भी करती है तो कहाँ करती है। तो यहाँ पे इतने सारे डजन्स ऑफ सेंट्रल ट्रिब्यूनल्स, न्यूमरस स्टेट लेवल ट्रिब्यूनल्स, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जाए तो जाए कहाँ। तो एक तरह से यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स का लैक है, क्वालिफिकेशन नहीं है मेंबर्स के पास, और एपलेट मैकेनिज्म जो हैं दोज आर नॉट लाइक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं प्रोवाइडेड हैं। तो डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, इसीलिए इट इज़ द प्रॉब्लम टू एक्सेस टू जस्टिस फॉर द सिटीजन्स।
नेक्स्ट इसी में इट इज देयर इज अ केस ऑफ मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का केस है, जहां पे ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया दैट सेवरल प्रोविजंस वर स्टक डाउन। ये जो केस है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021, इसके कुछ प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन किया गया था एंड द रीजन वाज कि ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, और इसको हम किसी भी नए लॉ को ला के कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर कोई लॉ इस इंडिपेंडेंस को अगर हिंडर कर रहा है तो हम उस लॉ को ही स्ट्रक डाउन कर देंगे, उसके प्रोविजंस को ही स्ट्रक डाउन कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे इट विल रीअफर्म कि ट्रिब्यूनल इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी और वो किसी भी इन्फ्लुएंस से दूर रहेगी। नेक्स्ट इज कुछ लैंडमार्क डिसीजंस हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को यू कैन सी से कि शेप दिया है। अभी तक हम पिछली स्लाइड में इन केसेस को पढ़ते आए हैं, बट जस्ट अ टाइमलाइन टू मेक यू अंडरस्टैंड, जस्ट अ फ्लो चार्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस किस तरह से हुआ। फर्स्ट इज ए गोपालन केस, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला केस था, जिसने होल्ड किया कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ मेंट एनी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, ज़रूरी नहीं है कि वो फेयर प्रोसीजर हो। ये पहला केस था 1950 का। ऑफ कोर्स ये ओवरटर्न कर दिया गया था इन द नेक्स्ट केस, दैट इज मनेका गांधी केस। मनेका गांधी केस में आया कि 21 बोल रहा है राइट टू फेयर जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर, तो जो प्रोसीजर है शुड बी फेयर प्रोसीजर। और इसने एक और कॉन्सेप्ट को लाया, प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस और एक गोल्डन ट्राइंगल क्रिएट किया बिटवीन 14, 19 एंड 21 आर्टिकल। तो दिस मीन्स कि ए के गोपालन में नैरो इंटरप्रिटेशन था, बट उसी नैरो इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा वाइडर कर दिया गया और फेयर जस्ट और रीजनेबल प्रोसीजर्स को लेके आया गया। 1981 का केस आया एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं या जो एक्सेस टू जस्टिस है उससे रिगार्डिंग था, लोकस स्टैंडाई को और ज़्यादा एक्सपैंड किया, और पीआईएल जिसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको इसका बर्थ दिया और इसकी ग्रोथ को समझाया। तो नाउ पहले देखो लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या होता है कि अगर इफ़ आई एम फाइलिंग एनी केस, तो मैं क्यों फाइल करूँ, या तो मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, राइट। अगर मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ ही नहीं है, मेरा उस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा लोकस स्टैंडाई नहीं होता है। बट यहाँ पे इस चीज़ को लिबरलाइज किया गया। पीआईएल मतलब कोई ऐसा पर्सन जो पब्लिक के लिए केस फाइल कर दे इन गुड फेथ, इन बोनाफाइड रीजंस। अब देखो मेरा राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, बट आई एम एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, और मुझे लगता है कि मुझे ये जो जितने भी लोग हैं, 1000 लोग, 500 लोग, जिनका एक साथ सेम राइट इन्फ्रिंज हुआ है, क्योंकि किसी भी एक इंस्टीट्यूशन की वजह से या किसी भी एक बॉडी की वजह से ये राइट इन्फ्रिंज हुआ है क्योंकि उसने लॉ को वॉयलेट किया है, तो कुछ लोगों का एक साथ कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो अब ये लोग एक साथ तो कोर्ट जाएंगे नहीं, या शायद जा नहीं सकते, और अगर जाएंगे भी तो इतना बर्डन हो जाएगा, एक तरह के 1000 केस। तो पीआईएल का ग्रोथ हुआ कि एक केस फाइल होगा ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल दोज पीपल। तो यहाँ पे जो लोकस स्टैंड है उसको थोड़ा सा लूज छोड़ा गया कि कोई भी पर्सन जिसको लगता है कि मैं पब्लिक के लिए पब्लिक को रिप्रेजेंट कर दूँ कोर्ट में, और उनका जो भी फंडामेंटल राइट या लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है उसके लिए एक कंबाइंड केस फाइल करूँ, इसको बोला गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो यहाँ से शुरू हुआ दैट पीआईएल इज समथिंग जहाँ पे जो पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है कैन अप्रोच कोर्ट फॉर अदर्स, चाहे उनका खुद का राइट इन्फ्रिंज हुआ हो या फिर ना हुआ हो। जितने भी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस हैं, बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फिर आया एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1997 का केस है, जिसने जुडिशियल रिव्यू को प्रिजर्व किया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू लगाएंगे, दे आर अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये किसी भी एक्ट से एक्सक्लूड नहीं किए जा सकते। हर एक एक्ट, हर एक जो कह लो कोई भी बॉडी हो, इट इज़ अंडर द अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला है जुडिशियल रिव्यू का, एंड ऑल आर विद इन दिस अम्ब्रेला ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट फॉलो करेगा ओवर द ट्रिब्यूनल्स। नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसी राम पटेल, 1985 का केस है। इट वाज कंसर्न विद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और यहाँ पे इशू ये क्रिएट हुआ कि क्या कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से लाइक डिस्पेंस किया जा सकता है। तो यहाँ पे
इंक्वायरी में बी डिस्पेंस्ड विद ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो जजमेंट ये आया कि इंक्वायरी को डिस्पेंस कर सकते हैं, बट कब करेंगे, कुछ डिटेल गाइडलाइंस दे दी। एंड इट इस्टेब्लिश्ड कि ऐसा तभी होगा जब कोई एक्सेप्शनल केस होता है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखना है, एंड इट मस्ट बी ऑब्जर्व टू द एक्सटेंट पॉसिबल। तो यहाँ पे ये जो केस है, दिस इज the case which remains the authoritative precedent on disciplinary proceedings against government servants। जैसे आर्टिकल 311, आर्टिकल 311 प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शंस, और ये प्रोटेक्शंस को क्लैरिफाई किया गया था कि कब कब हम पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन देंगे, राइट। सो 311 क्लॉज 2 इज रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ इंक्वायरी रिक्वायरमेंट। तो इस चीज पे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल ने क्लैरिफाई किया था। नेक्स्ट आता है रिफॉर्म्स एंड फ्यूचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। रिफॉर्म्स एंड फ्यूचर क्या है, पहले तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं कि एक यूनिफाइड ट्रिब्यूनल फ्रेमवर्क हो, एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाए। इंस्टेड ऑफ कि हर ट्रिब्यूनल के डिफरेंट रूल्स हो, एक कॉमन फ्रेमवर्क को एग्जिस्ट कराया जाए, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए, एंड इट विल इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस, लाइक जितने भी डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें एक कंसिस्टेंसी बन जाएगी कि प्रोसेस सेम है, राइट। इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म मतलब जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जुडिशियली डोमिनेंट होना चाहिए। वहाँ पे जो हम एग्जीक्यूटिव के थ्रू करवा भी रहे हैं तो भी एक ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर सिलेक्शन। जितने भी फिक्स्ड टेन्योर है या सिक्योरिटी ऑफ कंडीशंस हैं, दीज मस्ट बी फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, और इनके ऊपर कोर्ट्स की डायरेक्शन को फॉलो किया जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। पहला तो हो गया रीजनड ऑर्डर, यानी जो भी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं जब वो पास कर रही हैं ऑर्डर्स को, तो वो स्पीकिंग ऑर्डर्स के साथ करें, प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट रीजंस एंड प्रोवाइडिंग द इनेबलिंग मीनिंगफुल एपिलेट रिव्यू, जिससे कि वो जो डिसीजन क्यों लिया गया है इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी रहे। नेक्स्ट आता है ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन, लोकपाल का और लोकायुक्त का एस्टैब्लिशमेंट। लोकपाल और लोकायुक्त चेक करेंगे कि इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा, मैल एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा, अपनी पावर्स का प्रॉपर यूज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इस चीज़ पे चेक लगाएंगे। लोकपाल काम करेगा यूनियन के लिए, लोकायुक्त काम करेगा डिफरेंट स्टेट्स के लिए। परफॉर्मेंस ऑडिटिंग मतलब रेगुलर ऑडिटिंग होना, मॉनिटर करना एफिशिएंसी को कि वेदर द ट्रिब्यूनल की जो परफॉर्मेंस है उसके डिस्पोजल रेट्स कैसे हैं, पेंडेंसी कितनी है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन कैसा है, एंड पब्लिक रिपोर्टिंग कैसी है टुवर्ड्स द अकाउंटेबल आंसर्स। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब हाउ यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एडजुडिकेशन। तो टाइम टाइम पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते रहने चाहिए फॉर ट्रिब्यूनल मेंबर्स जो कि स्पेसिफिकली नॉन लीगल बैकग्राउंड से हैं, जिससे कि उन्हें लीगल प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए एंड दे कैन एंश्योर द प्रोसीजरल फेयरनेस। एडीआर मैकेनिज्म्स को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि मीडिएशन कंसिलिएशन के थ्रू लिटिगेशन रिड्यूस किया जा सके। तो मीडिएशन कंसिलिएशन यूज़ करोगे तो ट्रिब्यूनल का जो फ्रेमवर्क है वहाँ पे भी जो बर्डन क्रिएट हो रहा है वो कम हो जाएगा, और बर्डन कम होगा तो फास्टर रेजोल्यूशन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसी में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ई फाइलिंग, वर्चुअल हियरिंग्स, एआई असिस्टेड केस मैनेजमेंट शुरू हो जाए, राइट। और ये क्यों इशू होगा, टू रिड्यूस द डिले, इम्प्रूव एक्सेस एंड पर्टिकुलरली फॉर लिटिगेंट्स इन रिमोट एरियाज ऑफ कंट्री। जैसे अगर कोई लिटिगेंट है वो रिमोट विलेज में बैठा है, वो बार बार आ जा नहीं सकता, तो ही कैन अटेंड द हियरिंग्स ऑनलाइन। तो इस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोशन मिले। तो अभी ई ट्रिब्यूनल्स आ रहे हैं, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड ने रिप्रेजेंट किया है दैट वी शुड बी लाइक मूविंग टुवर्ड्स द डिजिटाइजेशन। तो जुडिशियल चीज़ें भी डिजिटाइजेशन के थ्रू उस साइड जा रही हैं। मूविंग अहेड विद conclusion, that is balancing governance with the citizen rights. this means कि administrative law अगर control कर रहा है गवर्नमेंट की पावर को और सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वहीं पे रूल ऑफ लॉ क्या कर रहा है, इट इज़ इंश्योरिंग कि नो बडी इज़ अबव द लॉ, लॉ ही सबसे ऊपर है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है, इट इज़ प्रोवाइडिंग द स्पेशलाइज्ड एंड यू कैन से स्पीडी जस्टिस। और वो जस्टिस कैसा है, इट इज़ स्पेशलाइज्ड जस्टिस, एक्सेसिबल फोरम, जहाँ पे एक ट्रेडिशनल कोर्ट के सिस्टम से हट के हम क्वासी जुडिशियल फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। इसका आई होप कि यहाँ से यू आर लाइक
क्लियर अबाउट कि ये तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड कैसे हैं. See here, the rule of law is the foundation of a civilized society. It ensures that a law applies equally to all, that no one is above the law, that every person has access to justice. तो अगर हम बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन कर दें तो इट विल से कि रूल ऑफ लॉ जुरिस्प्रूडेंस क्या कहता है. तो आई होप ये जो तीन हमारी गवर्नेंस ब्रांच हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव and civil society also, these are like how you can protect them, how administrative law acts as a control mechanism, how rule of law provides a constitutional foundation, and how administrative tribunals serve as specialized authorities or institutions through which administrative justice is delivered in India. So I hope that you are now, to conclude, administrative law acts as a safeguard against arbitrary exercise of power. Rule of law ensure करेगा that every authority remains accountable to the law, and administrative tribunals provide specialized forums for resolving these disputes efficiently. तो अगर एक साथ इसको कंबाइन कर लो, they maintain a delicate balance between effective governance and protection of citizens' rights. So if you found this lecture helpful, don't forget to like the video, share it with your friends and fellow law aspirants, and subscribe to Kamyabi for more detailed lectures on administrative law and other law subjects. Thank you for watching. Keep learning, keep growing, and remember, knowledge becomes power only when it is understood and applied. See you in the next video. Jai Hind.